गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। हम आज भूगोल विषय का जो पाठ नंबर 2 है 9वीं आंतरिक हलचलें, इस पाठ का अध्ययन करना हमें। ये जो आंतरिक हलचलें जो पाठ है वह सिर्फ पढ़ाई के लिए इतना ध्यान नहीं है देना है, ताकि ये जो पाठ है अपने भविष्य में, जैसे कि कोई एग्जाम देते हम एमपीएससी यूपीएससी, तो उसमें भी इस पाठ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए इस पाठ को जो अध्ययन करते हैं हम उसे ध्यान देना जरूरी है, ताकि बहुत से क्वेश्चन इस पाठ से आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, जाते हैं, ये गए भी है, इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये जो पाठ है आंतरिक हलचलें, तो इस पाठ में हमें आज 2 टॉपिक्स है यानी पॉइंट्स है, उसके ऊपर हमें अध्ययन करना है। तो मेरा नाम आप सब जानते हैं, अभी बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम है सुरेश मल्लप्पा ऐवळे और मेरा स्कूल का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेकेंडरी स्कूल वरड़ी। तो देखिए बच्चे, आज हम आंतरिक हलचल इस पाठ के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है भूकंप, और भूकंप के बारे में हमें जानकारी लेना है। भूकंप कैसे होते, वो भूकंप निर्माण होने से पहले क्या क्या होता है वायुमंडल में, उसका अध्ययन करना है। भूकंप के जो अलग अलग प्रकार के जो तरंगे है, जो कंपन है, कंपन के अनेक प्रकार के जो तरंगे है, तरंगे निर्माण होते हैं। उस तरंगे के कारण भूखंड पर या कौन कौन से उसके जो परिणाम होते हैं, और उसका जो कारण है वो कारण का भी अध्ययन करना है। और भूकंप का पूरे विश्व में उन्होंने कितने प्रकार में विभाजित किया है, ये इसमें नहीं है, फिर भी मैं आपको एडिशनल के रूप में ये बता रहा हूँ। उसके बाद इस भूकंप के जो कारण है, उसके बाद उसके जो परिणाम है, इसका अध्ययन करना है। और उसके बाद हमें ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी एक टॉपिक है। ज्वालामुखी हम भूपृष्ठ पर या भूखंड पर कैसे आते हैं, उसके 2 प्रकार है, वो उसका भी अध्ययन हमें इस पाठ में करना है। सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप। भूकंप की परिभाषा क्या है? भूकंप की परिभाषा क्या है हमें देखना है। देखिए, यहाँ आपको दिया भूपृष्ठ यानी भूखंड, बराबर। भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी आपके यहाँ बुक में दिया है, भूपृष्ठ के नीचे होने वाले हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है, और यह दबाव विशिष्ट सीमा तक उत्पन्न होने पर वहां की ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है, और इन ऊर्जा के तरंगों के कारण लहरें निर्माण होते हैं, और जिसे भूपृष्ठ पर कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। इसकी सादी परिभाषा में बता, इतना जो परिभाषा है ये आपको याद में नहीं रहेंगे, इसके लिए मैं एक सीधी सी परिभाषा बनाया है। जो परिभाषा ये है कि भूखंड पर पृथ्वी के आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। मैं छोटी सी परिभाषा बताया, क्योंकि ये परिभाषा थोड़ी सी आपने को कठिन लगती है बुक में से, तो मैंने उसको अलग तरह से बताया है कि भूपृष्ठ पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए, ये जो भूकंप है, ये भूकंप के अंदर अनेक प्रकार के जो तरंगे है, ये तरंगे यहाँ निर्माण होती है। देखिए, जो यहाँ आकृति 2.12 में ये भूकंप की आकृति में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जो मेन बिंदु है, ये रेड वाला, ये भूकंप का मेन केंद्र है, और उससे अलग अलग प्रकार के क्या हुए हैं, तरंगे निकले हैं, बराबर है। और बराबर ऊपर 90 जो सेल्सियस डिग्री में जो
दिख रहा है आपको? एक मिनट। हाँ देखिए, ये जो है यहाँ जो भूकंप है इसमें से 90 डिग्री सेल्सियस में जो रेखा दिख रही है आपको, उसको कहते हैं इसमें भूकंप का अधिक केंद्र। देखिए, भूकंप का अधिक केंद्र क्यों कहते हैं? यहाँ मैंने आपको बताया कि भूकंप का जो अधिक केंद्र है, उसके बाद प्राथमिक तरंग है, द्वितीय तरंग है, उसके बाद भूपृष्ठीय तरंग है। ये सारे जो भूकंप के ये जो अलग अलग प्रकार के जो तरंगे हैं, लेकिन हमें ये जो भूकंप के अधिक केंद्र कहाँ से होते हैं? जहाँ भूकंप का मूल केंद्र है, जहाँ भूकंप का मूल केंद्र से निर्माण होने वाले कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप का अधिक केंद्र या भूकंप का मूल केंद्र कहते हैं। बराबर है? यह मैं आपको बताया। उसके बाद देखिए, जो भूकंप होता है, ये भूकंप क्यों होता है? क्योंकि जब देखिए वायुमंडल में रेडॉन गैसों की वृद्धि होती है। देखिए, जब वायुमंडल में रेडॉन गैस की वृद्धि होती है तभी क्या होता है? ये समझ में आता है कि अभी भूकंप होने वाला, इस प्रकार का संकेत मिलता है। यहाँ बुक में नहीं है, फिर भी मैं एडिशनल के रूप में आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि वायुमंडल में रेडॉन जो गैस है, गैस की वृद्धि होती है और वृद्धि होने पर तो उसी समय यह लगता है कि भूकंप होने का जो संकेत है, ये संकेत हमें मिल जाते हैं। देखिए, इस प्रकार ये जो भूकंप है, इस भूकंप को मापने के लिए भूकंप को नापने के लिए देखिए इस प्रकार का रिक्टर इकाई स्केल, रिक्टर स्केल का जो मापक है, इस मापक के द्वारा जो भूकंप है, भूकंप को क्या किया जाता है? गिना जाता है। भूकंप की तरंगे होते हैं, वो अत्यंत तीव्रता होते हैं और तीव्रताओं को मापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है। वो सिस्मोग्राफ से उसको नापा जाता है और उसे ही बोलते हैं रिक्टर स्केल। ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, भूकंप की तीव्रता कौन से इकाई में मापा जाता है? तो रिक्टर इकाई से मापा जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद देखिए है दूसरा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पहले ही मैं बताया था कि भूकंप की नाभि आदि केंद्र, जैसे कि भूकंप की बराबर जो भूकंप का मेन केंद्र है, उसी से बराबर ऊपर 90 डिग्री सेल्सियस में जो ऊपर उठाए जाते हैं, वहां भूकंप की नाभि, बराबर है, या भूकंप का अधिक केंद्र कहा जाता है उसको। यहाँ इसके परिभाषा मैंने आपको बताया। और ये जो है, ये सबसे प्रथम क्या है? ये भूकंप होने के बाद सबसे पहले ये जो है वो निकलती है भूकंप से। देखिए, इसके बाद हमें आपकी परिभाषा ये बुक में दिया है आपको, वो भी आपको पढ़ कर देगा। भूकंप भूपृष्ठ के नीचे होने वाले हलचल के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है और यह तनाव भूगर्भ से जहां पर खुलता है वहां ऊर्जा मुक्त होते है और वहीं पर भूकंप केंद्र होता है और उस केंद्र को भूकंप नाभि कहते हैं। बराबर है? तो इस प्रकार के जो अलग अलग सभी प्रकार में ये जो तरंगे फैले जाते हैं और ये भूपृष्ठ पर जहाँ से सर्वप्रथम पहुंचती है। देखिए, जब भूकंप होता है, भूकंप होने के बाद वहां से अलग अलग प्रकार की सभी जगह तरंगे फैले जाते हैं और फैलने पर भूपृष्ठ पर जो जहाँ सबसे पहले पहुंचती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप का अधिक केंद्र कहा जाता है। और ये भूकंप का अधिक केंद्र जो होता है लंबवत ने 90 डिग्री सेल्सियस में उसको हम देखा है। उसके बाद देखिए भूकंप के जो प्राथमिक केंद्र है, ये प्राथमिक केंद्र के बारे में हमें अध्ययन करना है। देखो, भूगर्भ में ऊर्जा का विसर्जन होने पर ये तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती है और भूकंप के केंद्र की पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं में भूपृष्ठ की ओर द्रुत गति से आने वाले इन कारणों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक तरंगे, इसको प्राइमरी पी वेस्ट ये कहते हैं, पी प्राथमिक तरंगे।
ये जो प्राथमिक तरंगे होते हैं, जब भूकंप हो जाता है तो भूकंप होने के बाद सबसे तीव्र गति से ये जो तरंगे चलती है। इनकी जो गति है इस बुक में नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। इनकी जो गति है 8 किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकंड कितना है, 8 किलोमीटर। इतनी तेज से क्या होता है, ये जो प्राथमिक तरंगे क्या होते हैं, निकलते हैं। इनकी जो तीव्रता है, ये तीव्रता अत्यंत तेज होती है, यानी एक सेकंड में कम से कम 8 किलोमीटर इतनी तेज से वो बाहर निकलते हैं। देखिए इसमें ठोस और द्रव रूप होता है। देखिए जो प्राथमिक जो होता है, प्राथमिक तरंगे होते हैं, इसमें ठोस रूप या द्रव रूप में होते हैं, दोनों रूप यहाँ तो क्या होता है, दिखाई देते हैं। यहाँ आपको लिखा भी है। देखिए इस तरंगे को आगे पीछे प्रावर से प्रभावित होते समय दिशा में परिवर्तन होता है। प्राथमिक तरंग के कारण भूपृष्ठ पर स्थित इमारतें हिलती है। देखिए भूकंप होने के बाद आपको पता है क्या कहीं हानि होती है, लेकिन इसमें आपको एक मैं बता रहा हूँ, ये जो प्राथमिक तरंग है इसको प्राइमरी पी इससे भी जाना जाता है। और ये जो तरंग है सबसे पहले भूपृष्ठ की ओर अत्यंत तेज गति से यह तरंगे निकलते हैं। इसकी परिभाषा अगर आपको बताना है तो भूकंप होने के बाद अत्यंत तेज गति से भूपृष्ठ पर जहाँ पहुंचती है सबसे पहले उसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं। इस तरंग के माध्यम से ठोस द्रव इस प्रकार के जो द्रव रूप है, वो द्रव रूप और तीनों जो है वो तीनों इस माध्यम से प्रभावित हो जाते हैं। और इस प्राथमिक तरंग की अगर हम तीव्रता अगर हम गिनते हैं तो प्रति सेकंड 8 किलोमीटर इतनी तेज से क्या होता है, ये अत्यंत तेज गति से ये प्राथमिक जो तरंगे पृथ्वी पर आती है, यानी भूपृष्ठ पर या भूखंड पर आती है। ये हो गया प्राथमिक तरंगे। उसके बाद आपको दूसरी जो तरंगे है, द्वितीय तरंगे, ये तरंगे का जो चित्रण है, चित्रण आपको मैंने पहले बताया था। देखिए ये जो प्राथमिक तरंगे आकृति 2.12 में प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंगे, भूपृष्ठीय तरंगे, भूकंप या अधिकेंद्र, ये सब क्या होता है, भूकंप होने के बाद होता है। तो उसका जो अध्ययन हम कर रहे हैं, तो उसमें से अभी पहला हो गया प्राथमिक और भूकंप की अधिकेंद्र, भूकंप का नाभि अधिकेंद्र। और अभी हम देख रहा है दूसरा जो भूकंप के दूसरा जो है वो है द्वितीय तरंगे, सेकेंडरी, बराबर है। देखिए ये तरंगे भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंग के बाद पहुंचती है। देखिए ये कभी पहुंचते हैं, प्राथमिक तरंग के बाद पहुंचती है। इन्हें द्वितीय तरंग या यस तरंगे कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, पहले को पी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी यस। इसको यस तरंगे इससे भी कहते हैं। यह तरंगे नाभि केंद्र से भी सभी दिशाओं में फैलती है। इनकी गति प्राथमिक तरंगे से कम है। देखिए ये जो है यस यानी सेकेंडरी, ये जब प्राथमिक तरंगे होने के बाद, जो प्राथमिक तरंगे के बाद ये दूसरी जो है सेकेंडरी यानी द्वितीय तरंगे है, द्वितीय तरंगे ये फैलती है, बराबर है। इसके बाद आपको ये जो इनकी जो तीव्रता आपको अगर मैं बताऊंगा, तो जैसे प्राथमिक तरंग की जो गति थी प्रति सेकंड 8 किलोमीटर, तो उसी प्रकार ये जो है इनकी जो गति है 4 या 6 किलोमीटर। देखिए 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड ये जो तरंगे है, ये तरंगे भूपृष्ठ पर तेज गति से आते हैं, लेकिन प्राथमिक तरंगे से कम है। देखिए ये तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से ही गति कर सकते हैं। देखिए ये जो तरंगे है सिर्फ ठोस माध्यम से आते हैं, इसमें ज्यादातर द्रव रूप में इस प्रकार की जो सेकेंडरी तरंगे है यह नहीं आ सकती है। यह क्या हो जाता है, द्रव रूप जो तरंगे है वो आने से पहले क्या हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं। यह हो गया द्वितीय तरंगे, ये समझ में आया होगा। इसके बाद आपको जो तीसरी जो तरंगे है, तो भूपृष्ठीय तरंग, इसको सरफेस और एल वेवेस इस प्रकार से कहा जाता है।
जैसे कि प्रथम को P, द्वितीय को या सेकंड को S और तृतीय को तृतीय यानी भूपृष्ठीय तरंगे, इसको क्या कहते हैं, L। देखिए ये जो है ये तरंग है सबसे लास्ट में क्या होता है, आखिरी, ये जो है ये आखिरी तौर पर पहुंचती है भूपृष्ठ पर। भूपृष्ठ पर प्राथमिक और द्वितीय तरंग पहुंचने के बाद इसका प्रभाव भूपृष्ठ या आदि केंद्र पर पड़ता है। देखिए ये जो भूपृष्ठीय तरंग कब जाती है, प्राथमिक और द्वितीय केंद्र, द्वितीय जो तरंगे है ये तरंगे होने के बाद जहाँ आदि केंद्र है भूपृष्ठ, हाँ, उस भूपृष्ठ पर ये पड़ती है। इससे नई तरंगे निर्माण होती है। ये तरंगे परिधि की दिशा में फैलती है। परिधि क्या है, हाँ, त्रिज्या क्या है, ये आपने बराबर है, जो मैथ्स का जो ज्योमेट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें आपने इसके बारे में आपकी परिभाषा या उसकी सारी जो जानकारी आपको पता है। तो ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती है। देखिए ये जो तीसरी जो है भूपृष्ठीय तरंग, ये क्या है, ये सबसे लास्ट में प्राथमिक और द्वितीय तरंगे पहुंचने के बाद ये भूपृष्ठ पर जाती है और ये सबसे लास्ट में क्या होता है, ये तरंगे पहुंचती है, लेकिन सबसे विनाशकारी तरंग होती है। देखिए ये सबसे क्या होते हैं, विनाशकारी, यानी प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग, इनमें से ये सबसे क्या होती है, लास्ट में पहुंचती है, लेकिन सबसे क्या है, विनाशकारी है। बराबर है। इसके बाद मैं आपको ये जो भूकंप के कारण और परिणाम ये बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपका ध्यान, ये जो जो आपको आकृति दिख रही है, पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये बुक में आपके नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए पूरे विश्व के भूकंप जो है वो 3 भागों में उसको विभाजित किया है। कितने, 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला जो है, या जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, यह है प्रशांत महासागरीय पेटी। देखिए प्रशांत महासागरीय जो पेटी है, इसमें 63% जो भूकंप है वो भूकंप होता है। जैसे कि जापान है, न्यूजीलैंड है, ये जो राष्ट्र है, ये जो देश है, इस देश में इस प्रकार की जो प्रशांत महासागरीय पेटी है, ये क्या होती है, ये हमेशा 63%, ये हमेशा उधर भूकंप होता है। दूसरा जो है, देखिए यूरोप और एशिया खंड में, ये अपना जो भारत है, बराबर है, एशिया खंड कहाँ है, भारत में है, भारत देश में है ना, भारत देश है, एशिया खंड में है। तो यूरोप और एशिया खंड में जो मध्यम महाद्वीपीय पेटी, देखिए ये कितना है, 21% है। कितना प्रतिशत है, 21% है। और तीसरा जो है, यहाँ जो दिख रहा है आपको, यह है ये जो दिख रहा है 16% है, मध्य अटलांटिक पेटी। देखिए यहाँ के ये जो मध्य अटलांटिक पेटी, दक्षिण अमेरिका की तरफ अगर आप जाते हैं, यहाँ का जो द्वीप समूह है या जो भी सागर समुद्र है, उसमें ये आपको वहाँ दिखाई देती है। ये आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता है कि पूरे विश्व में भूकंप को कितने प्रकार में, 3 प्रकार में विभाजित किया है। बराबर है। उसमें से पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है, इस प्रकार ये जो है, यह तीनों आपको मैंने बताए। ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बताया हूँ। तो बच्चे बोलेंगे ये नहीं है सर, आपने कहाँ से बताया, तो आपको पहले ही बताया। ठीक है, देखिए अभी हमें देखना है भूकंप के कारण क्या है। भूकंप जो होता है उसका कारण क्या है, मैंने पहले बताया था वो नहीं, लेकिन देखिए मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जैसे कि भूकंप जो है होने से पहले जब वायुमंडल में रेडॉन गैस की जो वृद्धि होती है, तभी हमें संकेत मिलता है कि क्या होने वाला है, भूकंप होने वाला है। लेकिन भूकंप होने के क्या कारण है, देखिए सबसे पहला कारण है भूपटल पर सरकना। जो भूपटल है वो क्या होना, सरकना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। भूपटल एक दूसरे से टकराना, बराबर है, एक दूसरे को टकराने के बाद जो खाली जगह होती है, बराबर है, तो क्या हो जाता है,
उसको जगह मिलती है और जगह मिलने के बाद भूकंप होता है। उसके बाद तीसरा जो दिया है, देखिए मैंने आपको बताया कि भूकंप जो है वो यहाँ आपको और एक बता रहा हूँ, भूपटल के आंतरिक भागों के तनाव निर्माण होकर चट्टान में भ्रश होना और ज्वालामुखी का विस्फोट, ये भूकंप के कारण है। देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट होना, जैसे कि हिमखंडों के खिसकना, हिम जो खंड है, हिमखंडों का खिसकने से भी भूकंप होता है। भूपटल एक दूसरे से टकराने के होता है, बराबर है। पृथ्वी के प्लेटों के असंतुलन से पृथ्वी की प्लेटों का खिसकना और टकराव के कारण, देखिए ये जो है ये भी है, पृथ्वी की जो प्लेट होते हैं, दोनों प्लेट, जैसे दो अलग अलग प्लेट होते हैं और दो दूसरे से एक दूसरे से टकरा जाते हैं और टकराने के बाद भूकंप की निर्मित होती है, भूकंप हो जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, भूकंप के जो कारण है, ये कारण कौन कौन से होते हैं? भूकंप के कारण अभी मैंने बताया कि भूपटल सरकना है, एक दूसरे को टकराना है, दोनों के बीच में क्या होना, दरार निर्माण होना है, या आंतरिक भागों में तनाव निर्माण होकर जो चट्टान है, चट्टान को भ्रंश हो जाना, यानी भ्रंश यानी खत्म हो जाना, और वहां से क्या होता है, या ज्वालामुखी का विस्फोट, ये होने के कारण क्या होता है, ये भूकंप हो जाता है। तो भूकंप होने के बाद उसका क्या परिणाम होता है, बराबर है। भूखंडल पर या पृथ्वी पर भूकंप होने के बाद उसका क्या परिणाम होता है, ये भी हमें क्या करना है, देखना है, बराबर है। देखिए भूकंप के जो कारण है, परिणाम है, वो परिणाम देखना है। भूपृष्ठ पर दरारें निर्माण होना, बराबर है। भूकंप पर दरारें ने ऊंचे नीचे कहीं कहीं क्या हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पठार पर्वत भी बन जाते हैं, यानी कई प्रकार की दरिया निर्माण हो जाती है, भूकंप होकर चट्टान गिरने लगते हैं। देखिए भूकंप होता है तो चट्टानों क्या होता है, गिरने लगते हैं। कई बार भूजल मार्ग में परिवर्तन होने, देखिए पानी का जो जल का मार्ग होता है, जैसे हमने कुआं खोद के रखा है, उसमें पानी आता है, लेकिन अचानक कुआं जहाँ आपने खोदा है, बराबर खोद के रखा है, उसके ऊपर के साइड जहाँ से पानी आता है, वहां अगर भूकंप हो जाता है तो जो पानी है, पानी का जो मार्ग है, मार्ग क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि भूजल के जो मार्ग होते हैं, मार्ग क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसमें मैंने बताया कि कुएं में पानी आ जाना या कुएं सूख जाना, बराबर है। जब भी आपने कुआं खोदा था पहले, उसमें पानी था, लेकिन जब जहाँ दूसरी जगह यानी जहाँ से पानी आता है, बराबर है, वहाँ उस साइड में अगर भूकंप हो जाता है तो वहाँ का जो पानी का जो मार्ग है, वो मार्ग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कुएं क्या हो जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं। कुछ ऊंचे उठ जाते हैं तो कुछ प्रदेश गिर जाते हैं, ये भी है। कहीं जो मैंने बताया कि कहीं प्रकार के पठार पर्वत भी बन जाते हैं, कई प्रकार के ऊंचे उठते, कई प्रकार के नीचे घिसक जाते हैं। समुद्र में सुनामी लहरों भी निर्माण हो जाती है। देखिए समुद्र में क्या होते हैं, सुनामी लहरें निर्माण हो जाती है। इन लहरों से किनारों पर बड़ी मात्रा में जीवित और वित्त हानि भी हो सकती है। देखिए जो सुनामी होती है, बराबर है, जो समुद्र की लहरें में जो सुनामी होती है, इस सुनामी के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी बताता हूँ ये पॉइंट होने के बाद। तो उसमें जो उसके जो किनारे होता है, सुनामी की होने के बाद जो समुद्र की जो किनार होता है, जो तटीय प्रदेश होता है, उस तटीय प्रदेश में जीवित हानि होती है या वित्त हानि भी होती है। हिमाच्छादित प्रदेश में हिम के चट्टान गिरते हैं, बराबर है। जो हिमाच्छादित प्रदेश है, उसमें क्या हो जाता है, वो जो चट्टान है, वो चट्टान नीचे गिरते हैं। मकान गिरने से वित्त हानि और जीवित हानि होती है। बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं या घर होते हैं, घर भी क्या हो जाते हैं, गिरते हैं, और गिरने के बाद वहाँ जीवित हानि भी हो सकती है। यातायात के मार्ग बाधित हो जाता है, जहाँ रास्ते बड़े बड़े अपने रोड बनाए हो गया, अच्छे से जो रास्ता बनाया होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी यातायात की सुविधा ठप हो जाती है, यानी बाधा निर्माण होता है। संचार व्यवस्था अस्त हो जाती है, जो भी अपनी व्यवस्था होती है,
बराबर है। ये पूरी तरह से संचार व्यवस्था जो संप्रेषण है, देवान घेवान है, लेन देन है, ये लेन देन या संचार व्यवस्था, टेलीफोन व्यवस्था है, यातायात की सुविधा है, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। ये है सारे भूकंप के कारण। आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर के लिए, टिप्पणी के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भूकंप के परिणाम बताइए या भूकंप के कारण बताइए। ये सारा जो है, ये सारा जो आपको करना है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको ये बताते समय समुद्र में सुनामी लहरें भी निर्माण होते हैं। देखिए सुनामी जो शब्द है, आप बच्चे सुन रहे हैं, सुनामी जो शब्द है ये जापान भाषा से ये शब्द आया है, जिसका अर्थ है तट पर आने वाली समुद्र लहरें। देखिए सुनामी जो शब्द है वो कौन सी भाषा से आया है, जापान भाषा से आया है, और इसका अर्थ क्या होता है, समुद्र लहरें। देखिए समुद्र के अंदर जमीन खिसकने से ज्वालामुखी के पतनों के कारण महासागर में उत्पन्न होती है। तो समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। देखिए समुद्र के अंदर जो भूकंप होती है वो भूकंप सुनामी का एक मुख्य कारण हो सकता है। इस सुनामी के बारे में आपको इतना ही याद में रखे, जैसे जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। सुनामी जो शब्द है वो कौन सी भाषा से आया है, जापान से, जापान भाषा से आया है, जापानीज, बराबर है। और इसका अर्थ है क्या है, जापान भाषा ने इसका जो अर्थ है समुद्री लहरें। सुनामी का जो शब्द है क्या है, समुद्र लहरें। ठीक है बच्चे, ये अभी आपने देखा पहला जो मेरा टॉपिक था, भूकंप की परिभाषा, बराबर है। उसके बाद भूकंप के तरंगे, भूकंप का अधिक केंद्र, बराबर है, या मूल केंद्र। उसके बाद भूकंप के जो प्रकार है, बराबर है, प्राथमिक तरंगे, पी, सेकंड यानी द्वितीय तरंगे, और तीसरा जो है भूपृष्ठीय तरंगे। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अभी हमें क्या करना है, अगला जो है उसमें मैंने सारी जो जानकारी आपको बताई। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको ज्वालामुखी के प्रकार पूछेंगे, या ज्वालामुखी किसे कहते हैं, बराबर है। या टिप्पणी के लिए ज्वालामुखी आएगा, या टिप्पणी के लिए ज्वालामुखी के जो 2 प्रकार है उसमें से एक प्रकार पे आपको क्या कर सकते, पूछ सकते, केंद्रीय ज्वालामुखी है और दूसरी है भ्रंशीय ज्वालामुखी। देखिए इस प्रकार की ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी का भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं या ज्वालामुखी के कारण कैसे निर्माण होती है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये भूखंड पर यानी भूगर्भ में गर्म द्रव, ठोस और गैसीय पदार्थ भूखंड पर फेंके जाते हैं। देखिए भूगर्भ से द्रव पदार्थ, ठोस या गैसीय पदार्थ जब फेंके जाते हैं, इस क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर सबसे पहला ऊपरी जो बड़ा कवच है, बराबर है। जैसे भूगर्भ में क्या है, एक ऊपर बड़ा कवच है पत्थर का, बराबर है, और उससे नीचे जो लावा रस है, बराबर है, एकदम तेज आने से एकदम लाल जो लावा रस है। देखिए ये जो है ये भूगर्भ में है, बराबर है। देखिए इसमें देखिए पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म द्रव, ठोस और गैसीय पदार्थ जैसे भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं, इस क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, बराबर है। ज्वालामुखी के उद्गार से राख, जल वाष्प, अनेक प्रकार की गैस, सख्त और पिघली हुई चट्टानों के रूप में लावा आदि पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं, और भूपृष्ठ पर शिलारस आने के बाद ये लावा बन जाता है। देखिए जो शिलारस है, बराबर है, जमीन के अंदर क्या है, शिलारस है, लेकिन जैसे ही वो भूपृष्ठ पर आता है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में आई है या नहीं है? देखिए क्या है परिभाषा, भूगर्भ से गर्म हवा, बराबर है, गर्म द्रव, ठोस या गैसीय जैसे भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं, इस क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ से द्रव रूप, गैस और ठोस, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्या होता है, भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं और इस क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी के जो अंदर है, कौन कौन सी चीजें है उसमें, गैस है, बराबर है, राख है, जल भाष्प है, बराबर, उसके बाद तप्त यानी लाल वाला पिघला हुआ शिलारस है, बराबर है, कौन सा रस है, शिलारस। ये सारे जो पदार्थ है, जो शिलारस है, वो भूपृष्ठ पर आने के बाद, जैसे ये शिलारस क्या है, भूपृष्ठ पर आता है तो वो क्या हो जाता है, ऊपर आने के बाद लावा बन जाता है। तो इसी प्रकार ये जो है, यह ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी के इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई। देखिए ज्वालामुखी के निम्न प्रकार है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार है। तो पहली जो आकृति है 2.16, एक केंद्रीय ज्वालामुखी, एक है केंद्रीय ज्वालामुखी और दूसरी है वृक्षीय ज्वालामुखी। तो आपको हमें पहले अभी क्या करना है, केंद्रीय ज्वालामुखी का अध्ययन करना है। देखिए केंद्रीय ज्वालामुखी का मतलब है जैसे कि भूपृष्ठ पर एक ही जगह में, भूपृष्ठ पर यानी भूखंड पर एक ही जगह में, जैसे कि नल के तरह, क्या है, नली के मुख से जैसे ये भूपृष्ठ पर आ जाता है, क्या है, नल के मुख के पास जैसे ये भूपृष्ठ पर आ जाता है, उसे केंद्रीय ज्वालामुखी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा मैं आपको पढ़ाता हूँ, ज्वालामुखी उद्गार के समय शिलारस भूपृष्ठ के आंतरिक भागों से एक नली जैसे मार्ग से बाहर निकलती है। जो जमीन के अंदर भूगर्भ में जो शिलारस है, वो शिलारस जमीन के ऊपर यानी भूपृष्ठ पर कैसे आते, एक नली के जैसे, नली मालूम है, नल, बराबर है, जो नली के जैसे बाहर आती है, इस में ज्वालामुखी के बाहर आने वाले पदार्थ नली के मुख्य के पास होते हैं और ये कैसे होते, शंकाकार ज्वालामुखी पर्वतों के निर्माण होते हैं। देखिए कैसा होता है, शंकाकार, शंख जैसे, शंख आपने देखा होगा, तो शंख के जैसे उसको क्या होता है, वो दिखता है। क्या है कि देखिए जो शिलारस है, जो शिलारस है भूपृष्ठ के आंतरिक भागों से, देखिए आंतरिक भाग में से एक नली जैसे मार्ग से बाहर निकलता है। इस क्रिया में ज्वालामुखी बाहर आने वाले जो पदार्थ होते हैं, वो नली के मुख के पास फैल जाते हैं। जो नली का मुख्य है, उस मुख्य के पास ही फैला जाता है। इस प्रकार ये जो है वो शंकाकार ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण होते। जैसे इसका जो उदाहरण है, तो उसका जापान में फिजियामा, तंजानिया में किलिमांजारो पर्वत के केंद्रीय ज्वालामुखी और इसे तैयार हुए हुए शंकाकार पर्वत के उदाहरण है। देखिए ये क्या होता है, भूपृष्ठ के अंदर से जब भूगर्भ के अंदर से जब भूपृष्ठ पे आते हैं, लेकिन आते समय वो किस तरह से, एक नली की तरह बाहर निकलता है। कैसे, नली की तरह बाहर निकलता है और उसके मुख के पास ही क्या हो जाता है, वो फैलता है, उसके मुख के पास ही फैलता है। इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस केंद्रीय ज्वालामुखी के ये जो उदाहरण आपको मैंने बताया कि जापान का फिजियामा और तंजानिया में किलिमांजारो, ये जो है ये ज्वालामुखी के ये केंद्रीय ज्वालामुखी से निर्माण हुआ ये उदाहरण है। दूसरा जो है देखिए वृक्षीय ज्वालामुखी, देखिए ये जो है वो केंद्र हुआ, ये क्या है, इसका जो उद्रेक होता है, ये जो लावा रस, वो अलग अलग प्रकार के दरारों में क्या होता है, बाहर निकलता है। ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय लावा की कई दरारों से
बाहर निकलता है उसे भ्रमशीय ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी इसका जो उदाहरण है ये अपने भारत में दक्कन के जो पठार है, हाँ, जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन के पठार ये क्या हुआ है, ये ज्वालामुखी के भ्रमशीय ज्वालामुखी के कारण निर्माण हुआ है। जैसे ये आकृति से आपको पता चलता है जो लावा रस है, लावा रस क्या हुआ, अलग अलग प्रकार जो दरार है, दरार में क्या हुआ है, फैला हुआ है, और इसको क्या कहते हैं हम, भ्रमशीय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय लावा की कहीं दरारों में बाहर निकलना, उसे भ्रमशीय ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्रेक से बाहर निकलने वाले पदार्थ दरारों के दोनों ओर फैला जाता है। वो सिर्फ केंद्र में क्या होता है, नली के पास, लेकिन इसमें क्या है, दोनों तरफ क्या हो जाता है, यह फैला जाता है। ऐसे जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी की जो पठार की निर्मित होती है, उसका जो उदाहरण मैंने आपको बताया कि जैसे भारत में दक्कन की जो पठार है, ये पठार क्या हुआ है, इससे निर्माण हुआ है। इसके बाद देखिए आपको ये जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी के क्या परिणाम होते हैं, जैसे भूकंप के जो परिणाम हुए। देखिए ज्वालामुखी के कारण जीवित और वित्त हानि होती है। जीवित क्या वित्त हानि होती है। महासागर ज्वालामुखी के कारण सभी कभी कभी सुनामी लहरें निर्मित होती है। सुनामी ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, सुनामी होती है। ज्वालामुखी से आए धूल, धुआं, राख, गैस, जलवायु आदि घटक दीर्घ समय वातावरण में रहते हैं, जिससे वातावरण संतुलन बिगड़ जाता है, यानी प्रदूषण बढ़ जाता है। बराबर है। ज्वालामुखी का जो परिणाम क्या हो जाता है, वित्त हानि होती है, जीवित हानि होती है। उसके बाद महासागर में ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, सुनामी लहरें निर्माण हो जाती है। जो ज्वालामुखी से जो बाहर फेंकी गई जो धूल है, धुआं है, गैस है, राख है, जलवायु, इसके कारण क्या होता है, यह अगर अधिक समय तक अपने जो पर्यावरण में रह जाता है तो पर्यावरण क्या हो जाता है, उसका जो संतुलन है, ये संतुलन बिगड़ जाता है, यानी प्रदूषण होता है। ज्वालामुखी राख के कारण भूमि उपजाऊ बन जाती है, उपजाऊ यानी खराब हो जाती है। बराबर है। लावा रस से विविध प्रकार की खनिज संपदा भूपृष्ठ के ऊपर की तरह आ सकती है। देखिए ये जो लावा रस है यानी ज्वालामुखी होते हैं, तो उसके कारण जो खनिज है वो खनिज भूपृष्ठ पर आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से नई भूमि की निर्मित अथवा कभी कभी कहीं द्वीप नष्ट भी हो जाते हैं। देखिए ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, नई जमीन यानी भूमि निर्माण होती है, या कहीं बाहर क्या हो जाता है, जो द्वीप समूह है वो द्वीप समूह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद मृत ज्वालामुखी मुख के पास वर्षा का पानी संचित होकर झीलें तैयार हो जाती है। ठीक है, जो मृत, जागर, मृत और ऐसे 3 प्रकार वो भी है। तो उसी में से जो मृत जो ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी के पास पानी क्या हो जाता है, संचित निकट हो जाता है और वहाँ झीलें तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो है यह ज्वालामुखी का उदाहरण आपको मैंने बताया। बच्चों देखिए अभी अपना जो यहाँ तक का जो सिलेबस मैंने जो दिया था आपने को, आज का जो लेसन है, ये लेसन में ये जो अध्ययन, ये भूकंप और ज्वालामुखी का जो अध्ययन है, ये अध्ययन हमने यहाँ किया है। कहीं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि इसका जो लेसन है ये पहले भी हुआ होगा, तो आज भी हमने इसका दोबारा अध्ययन किया है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, प्राथमिक तरंगे ये द्वितीय तरंगे से तेज होती हैं? हाँ, प्राथमिक जो तरंगे है ये सबसे तेज होते हैं। इनकी जो तरंग की जो गति है प्रति सेकंड
प्रति सेकंड 8 किलोमीटर इतने तेज से यह प्रतिनिधि तरंगे क्या होते हैं अपने भूपृष्ठ पर आते हैं। सर बराबर। और द्वितीय तरंगे जो होती है इनकी जो गति है वो 4 से 6 किलोमीटर यानी प्रति सेकंड। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं जनरल नॉलेज के लिए मेरे पास जो बुक था उसी में से मैंने ये पढ़ा था, और इसके लिए मैं आपको इसकी जो जानकारी है वो जानकारी बता रहा हूँ। और ये जनरल नॉलेज के लिए भी ठीक है, क्योंकि कई बार जो यूपीएससी और एमपीएससी एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछे हैं। तो प्राथमिक तरंगे प्रति सेकंड 8 किलोमीटर की तेजी से भूपृष्ठ पर आते हैं, और द्वितीय तरंगे 4 से लेकर 6 किलोमीटर तो प्रति सेकंड यह भूपृष्ठ पर आती है। ओके भाई। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर द्वितीय तरंग का इतना परिणाम क्यों होता है, क्योंकि वो तो स्लो रहती है ना सर? सर द्वितीय तरंग ज्यादा परिणाम एक तीसरा जो है, बराबर है, ये जो भूपृष्ठीय तरंग है इसका जो है अधिक विनाशकारी होता है। बराबर है। ये जो द्वितीय तरंगे है ये सिर्फ ठोस माध्यम से ही भूपृष्ठ पर आते हैं, द्रव रूप से वो नहीं, क्योंकि द्रव रूप से आने तक वो लुप्त हो जाता है। लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी जो तरंगे होते हैं भूपृष्ठीय तरंगे हैं। और प्राथमिक जो तरंगे है यह एकदम तेज गति से दौड़ती है। सबसे अधिक जो विनाशकारी तरंगे कौन सी है? भूपृष्ठीय तरंगे है। यल कौन सा है? यल सबसे आखिरी जो तरंग है वो तरंग सबसे विनाशकारी है। ओके, थैंक यू सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो, हाँ सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर। चलो ठीक है बच्चे, आज हमने ये जो पाठ है इसका जो अध्ययन किया, और देखते बाद में अगर अगला पीरियड में हम सब मिल जाते हैं। ओके सबको बाय बाय।